अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। आज इस प्रोग्राम का मकसद इंतहाई अहम है। एक केस जो इस वक्त सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बल्कि पूरी दुनिया में खबरों की ज़ीनत बन चुका है। इसहाक डार के नवासे अहमद रजा डार का जो केस यकीनन आप सब ने देखा है, सुना भी है। नाज़रीन, उस केस के हवाले से और मुख्तलिफ मौज़ों पर बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब खुरम पाशा साहब को। आइए उनसे जानते हैं कि इस केस की अब तक की क्या अपडेट है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। सर, इसहाक डार के नवासे अहमद रजा डार का केस जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, इस केस को थोड़ा शॉर्ट करके बता भी दें और अब तक क्या अपडेट है वो भी बता दें। यार ये केस इतना बड़ा इशू तो नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया है, क्योंकि हमारे जो मशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह, तो उन्होंने तो अब टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कहना शुरू कर दिया कि ये इशू इतना नहीं है जितना इसको इशू बना दिया गया है। तो अभी इससे बड़ी हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या होगी कि इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती का वाक़या हो गया और दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ हो गया। तो यहाँ पर जो डिफेंस करने आ रहे हैं इसहाक डार साहब को, तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये तो कोई इशू ही नहीं है। तब इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या होगी। दूसरी बात, अब इशू तो बहुत डिस्कस हो गया, इंटरनेशनल सतह पर डिस्कस हो रहा है। और दूसरी जानब यहाँ पर देखें ना कि जब हमारी सरकार या सरकारी अफसरान या मुतल्लिक़ा अफसरान ही मुल्ज़मान के स्पोक्समैन बन जाए तो पीछे क्या रह जाता है। अभी आपने DIG लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि जब उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि क्या अब ये केस CCD के हवाले किया जाएगा, तो उन्होंने पूरे एक्ट का रेफरेंस देते हुए बात की कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस किस्म के केस हम SSOIU को देते हैं। अच्छा, तो सवाल जहाँ ये पैदा होता है, तो इससे पहले जो CCD ने इसी किस्म के मामलात को डील किया, लोगों को या मुल्ज़मान को उनके अंजाम तक पहुँचाया, नेफों में पिस्टल भी चलते रहे, वो किस कानून के तहत CCD के हवाले किए गए थे? बिल्कुल ठीक है। फिर बात तो वो दोहरा मेयार है ना कि अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। वो जो मुल्ज़मान जिनके नेफे में पिस्टल चलता रहा, वो फिर तगड़े नहीं थे, उनकी जेब में पैसे, उनका हुक्मरान जमात से तल्लक नहीं था, या उनका कोई बाप दादा चाचा मामा ताया कोई सरकारी ओहदे पे नहीं था, या कोई हुकूमती वज़ीर नहीं था, तो उनके नेफों में पिस्टल चल गया। हम इस चीज़ की कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। ये जो जिनसी दरिंदे हैं ना, हम तो इन्हें जिनसी दरिंदे कहते हैं, CCD इनके साथ बहुत ठीक करती रही है। बिल्कुल ठीक, वो जो करती रही ठीक करती रही है। जो जेन्युइन मुल्ज़मान है, मुजरमान है, जो वाकई इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, अगर CCD ने उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया तो हम उसको अप्रिशिएट लो करते रहे, अप्रिशिएट कि वाकई ये डिज़र्व करता था। तो फिर अगर एक आम आदमी ये डिज़र्व करता था, तो फिर ये तगड़े लोग डिज़र्व नहीं करते क्या? इन्हें ये छूट है चूँकि वो हुक्मरान है, उन्हें ये छूट है कि उनके पास पैसा है। अभी यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हर तरफ डिस्कस हो रही है ज़्यादती के मामले का। तो ये जो अरबों रुपए के मामला क्रिप्टो करेंसी के हवाले से सामने आ रहे हैं, अभी उधर ध्यान कोई नहीं दे रहा, ये कब से चल रहा है। इसी ख़ानदान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, तब मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे बड़े सीनियर एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, नदीम मलिक साहब ने ब्रेक की थी खबर कुछ, उसमें उन्होंने बताया था कि एक बड़ी अहम शख्सियत के साहबजादे के दुबई में क्रिप्टो करेंसी के मामले में अरबों रुपये डूब गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बड़ा शोर तब भी था, तब नाम नहीं कोई खुल के ले रहा था, तो नाम उस वक्त भी डार फैमिली का ही आ रहा था। तो आप मुझे बताएं ये अरबों डॉलर हाथ कहाँ से रहा है? ये पहला सवाल। ठीक है, इस तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा, अभी देगा भी नहीं, क्योंकि अभी वो हुक्मरान है। जिस वक्त वो गवर्नमेंट में नहीं होंगे तो चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और इसमें दोहरा मेयार क्या नज़र आ रहा है? हम साफ़ियों का एक, आपने देखा होगा वहाँ पे DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी भी पैदा हुई। बिल्कुल ऐसी है। उसमें क्या एक एलिमेंट सबसे अहम है, जो लाहौर पुलिस का इस केस के हवाले से जो झूठे दावे थे। तो दावा क्या था? पुलिस कह रही थी जी हमने 2 घंटे में वज़ीर आला के हुक्म पर उन ख़वातीन को बरामद कर लिया। पहले ये प्रेस रिलीज़ बाकायदा DIG ऑपरेशन के दफ्तर से जारी की गई। ठीक, लेकिन वो भांडा फूट गया। अब वो भांडा फूटा ऐसे कि वो फैमिली भी सामने आ गई,
कि जिनकी गाड़ी को रजा डार की गाड़ी ने हिट किया था। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई कि उन खवातीन ने किस तरह उसकी गाड़ी से बाहर छलांग लगाकर दौड़कर एक फ़िल्टर हाउस जो वहाँ शॉप थी उसमें दाखिल होकर अपनी जान बचाई, शोर मचाया, लोग इकट्ठे हुए कि जब एक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार सबसे पहले वहाँ पहुँचा। और अगर आप उस बयान का जायज़ा लें जो दफ़ा 164 के तहत उन खवातीन ने मुकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में दिया, उसमें भी इस चीज़ का तस्करा है कि वो ख़ुद अपनी बाज़याबी का सारा अहवाल बयान कर रही हैं। तो वहाँ पे कहाँ पुलिस ने जाके 2 घंटे में उनको बरामद किया? ये तो ठीक है, सरासर झूठ हो गया। यानी कि आप ये देखें, एक इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती का वाक़या हो गया। उसके बाद पुलिस सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बनाने के लिए, अपनी नेगलिजेंसी पे पर्दा डालने के लिए, अपनी नेगलिजेंसी पे पर्दा क्या डालना था, वो तगड़े मुल्ज़म को बचाने के लिए कोशां थे। अभी भी आप देख रहे होंगे खुल के नाम ही नहीं लेते। या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डीआईजी ऑपरेशन ने की, एक स्क्रिप्टेड बातें की उन्होंने और पुलिस की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस बयान की उन्होंने, तो उसमें उन्होंने कहीं खुल खिला के नाम लिया? नहीं, वो नहीं। क्यों लेंगे नाम? फिर सीसीडी के हवाले करने के वहाँ सवाल हुए, उन्होंने बरमलाए बात किया, नहीं करेंगे हवाले। यहाँ पे एक सवाल ये है कि एक तासुर है कि ये सीसीडी के पास केस इस वजह से भी नहीं गया क्योंकि ये जो केस है ये इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया और अब इस केस को मेरिट पे हल करना पड़ेगा। अगर सीसीडी के पास जाता है केस तो फिर इसका मतलब है कि पहले जो जितने ये केसेस थे वो मेरिट पे नहीं थे। इसको आप मेरिट पे करना चाह रहे हैं तो पहले जो हैं वो मेरिट पे नहीं थे। फिर वो यार यहाँ पे कौन सा मामला है? आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ आपके इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस होती है। ये गैर मुल्की खवातीन ना होती, आम पाकिस्तानी खवातीन होती, तो क्या ये केस इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट नहीं होना था? कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोशल मीडिया पे आती है और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखी जाती? यहाँ सानिया सरगोदा हुआ है, यहाँ सानिया चकवाल हुआ, यहाँ पे अभी कुछ अर्सा पहले गुजरपुरा के इलाके में एक रेप केस हुआ जिसमें उसके मुलजमान को भी अंजाम तक पहुँचाया गया। तो क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर नहीं देखा जा रहा था? क्या आपकी पूरी दुनिया में कि जिन जिन ममालिक में पाकिस्तानी बैठे हैं क्या वो इन केसेस को नहीं देखते? और एक चीज़ ये बड़ी वाज़ेह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाकी तो चलें छोड़ दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात कर लेते हैं, वो अपने मुल्क में होने वाले हर अहम वाक़े पर नज़र रखते हैं। ऐसे है। हर अहम वाक़यात के बारे में वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। हमें बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानी के फ़ोन आते हैं, ज़रूरी नहीं हमारा उनसे तल्लुक़ हो, वो हमारे नंबर कहीं ना कहीं से लेके हमें फ़ोन करके हम किसी केस को डिस्कस करते हैं मीडिया पे, तो वो ख़ुद फ़ोन करके हमसे पूछते हैं कि इसमें और क्या चीज़ थी। क्योंकि अमूमन ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं तो कई चीज़ों को मसलतन रोकना भी पड़ता है, दबाना भी पड़ता है, या खुले अल्फाज में आप उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकते। जिस तरह इस मामले में जो FIR दर्ज की गई उसमें कई अल्फाज ऐसे हैं कि आप ऑन कैमरा उनको रिपीट नहीं कर सकते। और अगर आप सिर्फ उन 2 खवातीन का, बाकी सब छोड़ दें, आप FIR को भी छोड़ दें, ये सारे वकूए छोड़ दें, आप उन दोनों खवातीन जो गैर मुल्की खवातीन के जो बयानात हैं वो पूरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उनके साथ किस अंदाज में जुल्म किया गया, किस अंदाज में ज़्यादतियाँ की गई, क्या खौफ था उनके लिए। और फिर उसके बाद आप ये दावे करें कि वो जाते हुए मुतमईन थी, वो जाते हुए आप का शुक्रिया अदा कर रही थी, उन्होंने परचम भी मंगवाया। मतलब कॉमन सेंस मेरी तो नहीं कहा, मैं तो नहीं मानता इस बात को कि अब ये दावे किए जा रहे हैं कि वो खासी मुतमईन गई हैं। सानिया चकवाल हुआ जब वो एक ऑस्ट्रेलियावी नवजात एक मासूम बच्ची को CCD के एहलकारों ने फायरिंग करके मार दिया, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या लोग आके कैमरे के आगे बैठते थे तो ये मुतमईन क्या कह रहे हैं, बड़े मुतमईन अंदाज में क्या कह रहे हैं कि जी जो वो बच्ची थी मासूम, उसकी फैमिली ने हमारी इन्वेस्टिगेशन में इत्मीनान का इजहार किया, पॉसिबिलिटी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद उस घराने के सरबराह का एक वीडियो बयान सामने आ जाता है तो साफ नज़र आ रहा होता है वो कितने को मुतमईन है। भाई अब कौन सा दौर है कि आप फुद्दू बनाएंगे? ये फुद्दू बनाने वाली बातें हैं ना कि आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वहाँ आके जो आपका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आप बयान कर देंगे। तो अगर आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट ही बयान करना है अपने डिफेंसिंग में, आपने फुद्दू बनाना है, तो फिर आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? फिर आप सिर्फ अपना स्टेटमेंट लिख के भेज दिया करें। और हमारे यहाँ
बहुत सारे ऐसे दो साथी मीडिया से वो बचता हैं कि जो बड़ी अच्छी तर्जमानी कर लेते हैं फिर इनकी, वो एज इट इज़ वो जो स्टेटमेंट आते हैं ना, वो ओब्लाइज करने के लिए उन स्टेटमेंट को चलाते नहीं हैं। सर अभी मेरा सवाल ये है कि रज़ा डार साहब का जो केस चल रहा है, ये केस की अभी तक अपडेट क्या है, ये केस किस तरफ जाएगा और मरीम नवाज साहिबा का क्या किरदार है? अच्छा, इसमें केस की जो अब तक की अपडेट है वो आपको पता है कि मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड पर रखा हुआ था पुलिस ने। अब मैं भी जिस वक्त आपका और मेरा ये पॉडकास्ट जब आप इसको पब्लिश करेंगे तब तक वो मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया हो, ठीक है। मेडिकल ख़वातीन का हो गया, उसमें ज़्यादती साबित हो गई, DNA रिपोर्ट आ गई, 3 मुल्ज़मान के साथ DNA मैच कर गया, ठीक है। अब इसमें तो दो राय नहीं है कि ये वक़ूआ मशकूक है या नहीं हुआ। अमूमी तौर पे कई ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं कि जिसमें औरत से ज़्यादती का जो ज़िक्र किया जाता है या जो मुकदमात होते हैं, जब कहानी खुलती है तो वो डिफरेंट निकल आती है और बाज़ औक़ात इल्ज़ामात भी होते हैं। अब यहाँ पे तो इल्ज़ामात नहीं, यहाँ पे तो हकीकत निकल आया सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आपने CM की बात की है तो ज़ाहिर है खामोशी है, कोई स्टेटमेंट CM हाउस से नहीं आ रही। हमारी जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर है उस्मा बुखारी साहबा, और हर इशू पर वो बहुत बोलती हैं, उनको डिफेंस करना उनका काम है, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आ रही। हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं नशरियात तारड़, अब तक उनका कोई स्टेटमेंट इस हवाले से सामने नहीं आया, मासवाए राना सनाउल्लाह का, कि जो कहते हैं कोई इशू ही नहीं है, इसको एवं इशू बना दिया गया क्योंकि उनके लिए कोई इशू नहीं है। इसलिए इशू नहीं है कि वो खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं। यही राना सनाउल्लाह साहब ओपोजिशन में होते तो मैं देखता राना सनाउल्लाह साहब इस इशू को लेके कैसे नहीं चलते थे। अब राना सनाउल्लाह साहब की जो दबंग गुफ्तगू है उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये मुल्ज़मान आम मुल्ज़मान होते तो अब तक हम यहाँ बैठ के ये जिक्र कर रहे होते कि उनके साथी कैसे छुड़ाने आए थे उनको। बिल्कुल सही बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे DIG साहब उनको डिफेंस कर रहे हैं, ये डिफेंस ही है ना। तो ये लम्हा फिक्री है। आज तक इतने केसेस पिछले 1 साल के दौरानिया में कह लेता हूँ मैं, चले यूँ तो CCD के क़याम को 1.5 साल हो गया, हम 1 साल का जिक्र कर, जितने केसेस गए हैं CCD के पास, तब तो DIG नहीं बोले, तब तो DIG साहब को वो एक्ट याद नहीं आया जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि अब इसको SSOIU देखेगा। उनको ये एक्ट, उनको ये सारे लॉज अली रज़ा डार के केस में ही नज़र आ रहे हैं, उससे पहले नहीं आ रहे थे। और दूसरी बात है, जिन लोगों ने CCD का क़याम अमल में लाया है वो अपना मुल्ज़म कैसे उनको दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। सर लोगों को यहाँ पे ना एक बड़ा सवाल है कि रज़ा डार ये कैफरे किरदार तक पहुँचेगा या इसको बचा लिया जाएगा? देखें, इसमें अगर आप ओवरऑल अब इसे केस की बात करेंगे, जब केस ट्रायल में जाएगा तो कुछ अभाम मौजूद हैं जिनका अल्टीमेटली फ़ायदा मुल्ज़मान को मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा अभाम ये मौजूद है कि इसमें गवाहान ही नहीं है, FIR में गवाहान का जिक्र नहीं है। और कौन, ज़ाहिर है जब अदालत में केस ट्रायल होगा तो अदालत ने तो कानून के मुताबिक देखते हुए इसमें शहादतें भी तलब करनी है, इन्वेस्टिगेशन को भी देखना है, उसके बाद शहादतों को भी तलब करना है, शहादतें भी होनी चाहिए जो एक रूल होता है। तो ऐसे जब ऐसे स्टेज पे काम पहुंचेगा, ये मेरी एक नाक़स सी राय है, बाकी माहिर कानून इस बारे में बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ जाके मुल्ज़मान को एक शक का फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा, मिल सकता है, मिल सकता है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अभी इतना जल्दी ये पॉसिबल नहीं है, अभी तो ज़ाहिर है अभी इट विल टेक टाइम। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ, बेशक हुआ। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पहले ही बैरून मुल्क बैठे लोग एक खौफ के आलम में रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से। ऐसे ही है। आप यहाँ अगर टूरिज़म का, जिस तरह आजकल सीज़न चल रहा है, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत सियाहती मकामात हैं, ऐसे ही है। आपको पता है फॉरेनर नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से वो लोग डरते हैं, ये इमेज हमारा बना हुआ है। अब जब इस किस्म के वाक़या जो सामने है, और अभी तो जो चकवाल वाला वाक़या हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई थी, अभी तो उसकी धूल भी नहीं धुली थी, एक नया मामला सामने आ गया और ये उससे ज़्यादा खौफनाक और बड़ा वाक़या सामने आ गया। तो तासुर ये भी है कि आगे आने वाले वक्त में इसहाक डार साहब इस्तीफ़ा देंगे। क्या आपको लगता है वो देंगे इस्तीफ़ा?
नहीं, मुझे नहीं लगता, अभी तक तो नहीं लगता, कल का तो पता नहीं, वरना भी इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी, क्योंकि आपने देखा था कि फैसल वाडा ने उनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा किया था, और फैसल वाडा का इस्तीफ़े का मुतालबा करना कोई आम बात नहीं, वो सबको पता है कि वो कहाँ से बोलते हैं, उनकी डोरियाँ कहाँ से हिलाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, और अगर उनकी तरफ से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई गेम चल रही है। बिल्कुल ठीक है सर। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हम कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गया सहाफ़ियों के दरमियान और डीआईजी साहब के दरमियान में तल कलामी हुई। क्या झगड़ा क्या है सहाफ़ियों का और पुलिस का? अच्छा, तल कलामी नहीं हुई, मतलब डीआईजी तो मैं देख रहा था कि वो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन असल जो वाक़या जी आज का वाक़या नहीं है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जब से तैनात हुए उसके बाद से आज तक उनकी कोई बेहतर कोऑर्डिनेशन सहाफ़ियों के साथ नहीं है, माँ सिवाय चंद एक लोगों। अच्छा। या माँ सिवाय उन लोगों के जो सहाफ़ियों की लड़ाई के दौरान एंटर हुए और उन्होंने अपनी जगह बनाने में वो कामयाब हो गए। ठीक है, उसमें हमारे डिजिटल मीडिया से वाबस्ता भी बहुत सारे दोस्त हैं। ये मामला कुछ यूँ था कि ये मामला शुरू हुआ था हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब और अहमद फराज साहब ने किए कि इन्हें आउट ऑफ द वे डीआईजी लाहौर तैनात किया गया, मेरिट से हट कर, क्योंकि काफ़ी सीनियर्स लोग मौजूद थे जिनकी हक तलफी की गई। ये बात डीआईजी साहब को नागवार गुजरी, वहाँ से एक सहाफ़ियों के मबैन उनका एक तनाव पैदा हो गया था। ठीक। अच्छा, फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ डीआईजी साहब के सामने आए कि जिसमें उन्होंने बड़े नाज़ेबा गुफ्तगू की अबाउट जर्नलिस्ट। अभी भी आप देख रहे होंगे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ उसके बाद वो क्लिप्स दोबारा वायरल होना शुरू हो गए हैं, वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, अब वो अल्फाज तो कोई भी एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है ना उसके लिए काबिल कबूल तो नहीं है। जहाँ तक रहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी वाला मामला, तो एक ख़ासे अरसे बाद बराह रास्त इतने सारे सहाफ़ियों के साथ या क्राइम रिपोर्टर्स के साथ डीआईजी का बाकायदा एक आमना सामना जिसे कहते होंगे। ठीक। अब उसमें एक इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब मुजाहिद शेख जो दुनिया न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं वो भी, उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया और उन्होंने डीआईजी से कहा कि आपने तो मुझे नौकरी से निकलवाने की कोशिश की थी। डीआईजी ने इस बात से इनकार किया तो मुजाहिद शेख ने बाकायदा कलमा पढ़ लिया वहाँ पे बुलंद आवाज़ में, और कलमा पढ़ के ये बात की कि आपने पूरी कोशिश की थी मुझे मेरी नौकरी से निकलवाने की। अब जब मामलात इस लेवल तक जा रहे हों कि आप मुख्तलिफ़ अदारों की मैनेजमेंट पर दबाव डालें कि अपने क्राइम रिपोर्टर को फारिग करें, तो फिर ये बात तो सहाफ़ी भी कभी कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो अंदाज़ वहाँ इख्तियार हुआ, हम भी उसकी मुझे भी ये चीज़ मैं मजम्मत करता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली जितने सीनियर लोग वहाँ बैठे हुए थे और सारे अपनी अपनी बीट में या क्राइम की दुनिया में एक पूरी कमांड है उनको हासिल है। अब मैं यहाँ पे अहमद फराज साहब का भी जिसका मैं जिक्र किया कि मैं ख़ुद उन्हें पिछले तकरीबन 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनको कि प्रैक्टिकली क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, और बड़ी उनकी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग होती है। ठीक। उनकी खबर में बड़ी जान होती है। फिर एक दफ़ा आपकी पॉडकास्ट में आपको याद था कि जिक्र हुआ था जब उन्होंने खबर ब्रेक की थी गालबन तीफी बट के पुलिस मुकाबले के हवाले से, याद है? मैं तब भी एक बात की थी कि वो जिस जिम्मेदार अदारे में बैठे हुए हैं वहाँ तो एक एक लफ्ज़ जो होता है ना खबर का, उसकी ज़िम्मेदारी के साथ उसको देखा जाता है, परखा जाता है, और वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है येलो जर्नलिज्म का। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और दूसरा जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कोई भी होता है वो तो येलो जर्नलिज्म को लाइक ही नहीं करता। सर, सहाफ़ियों का क्या रवैया होना चाहिए पुलिस के साथ, और पुलिस का क्या रवैया होना चाहिए सहाफ़ियों के साथ? देखिए, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हमेशा से रही है, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हम सब की रहती है। और एक टाइम में ऐसा भी हमने देखा हुआ है कि बाज़ पुलिस अफसरान किसी ऐसे वकूए की जिसमें कोई, इसे आप कह रहे हैं सपोज एक ब्लाइंड मर्डर है। अच्छा। ठीक है, यहाँ ब्लाइंड कोई ऐसी वारदात है कि जिसमें आप मुलजमान का नहीं पता आपको। ठीक। तो उसमें बहुत सारे सहाफ़ी हजरात जो ऐसे होते थे वो अपने एक्सपीरियंस की रूह से पुलिस अफसरान के साथ डिस्कस करके कोई क्लू ऐसा दे देते होते थे कि जिससे मुलजमान तक पहुँचने में मदद भी मिलती थी। अच्छा।
ऐसे जो काबिल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान आज भी मौजूद हैं और वो बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं कि वो उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं, वो उनकी रहनुमाई कर देते हैं, क्योंकि उनका भी तो पूरे शहर के क्राइम पे एक नज़र होती है ना, तो वो उसमें काफ़ी सारी रहनुमाई पुलिस अफसरान की तो वो करते हैं, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। लेकिन यहाँ पे अब चूँकि फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले डीआईजी थे हमारे डॉक्टर हैदर अशरफ, उनके साथ भी सहाफ़ियों का एक तनाज़ा हुआ था, लेकिन वो चंद घंटों में दूर हो गया था। क्यों? वो लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गए। अच्छा। और बड़े खुशगवार अंदाज में सहाफ़ियों ने उनको सीने से लगा लिया, उन्होंने सहाफ़ियों को सीने से लगा लिया। कोई यहाँ पे कोई ज़ाती मुफादात की जंग नहीं होती। ठीक। अब इल्ज़ाम आते हैं, फिर एंड क्या होता है किसी ऑफिसर के पास, जी मैंने नजायज़ काम नहीं किया इनका तो इसलिए मेरे ख़िलाफ़ हैं। तो भाई जो आपको नजायज़ काम कहते हैं आप उनकी निशानदेही करें। सही बात है। आप नाम लें उनका, आप बताएं कि फ़लाँ सहाफ़ी ने ये नजायज़ काम मुझे कहा था तो मैंने नहीं किया, आप बेनकाब करें। बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं कहता, अब सहाफ़ियों की जो सफ़े हैं उसमें भी बहुत सारी काली भेड़ें मौजूद हैं। ऐसे है। और वो काली भेड़े कौन है? उनको तो मैं प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं मानता जो काली भेड़े हैं, बिकॉज कि वो सहाफ़त के नाम पे वो लोग भी दबा है कि हमारी फील्ड में ऐसे लोग घुस गए हुए हैं कि जिनकी वजह से जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं उनकी साख भी मुतासर हो रही है। बेशक ऐसे है। और मोस्टली अफसरान पर दबाव वो सहाफ़ी डालते हैं। तो अगर कोई प्रोफेशनल सहाफ़ी आपको कोई काम कह रहा है और आप समझते नाजायज़ है तो आप उसको बेनकाब करें। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा सवाल ये है कि पुलिस के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी है, मतलब वो कर नहीं सकता कोई सहाफ़ी सिवाय डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये हर दौर में हुआ है। अच्छा। पॉलिसीज़ बनती रहती हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक उन्होंने एक पॉलिसी बना देते हैं कि कोई अफसर इंटरव्यू नहीं देगा जब तक डीआईजी परमिशन नहीं देगा या मुतलका एसपी परमिशन नहीं देगा। अच्छा, ये कोई एक बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं कि उसमें ओपिनियन जब आप लेते हैं पुलिस की तो कुछ चीज़ें होती हैं कि पुलिस आपसे पोशीदा भी रखेगी क्योंकि वो तफ्तीश में कल कलां सरअंदाज होती हैं चीज़ें। ऐसे ही। ठीक है। तो उसमें एक मोहतात पॉलिसी इख्तियार की जाती है। हमने कई दफ़ा अगर किसी केस के हवाले से हम कवरेज करने की हैं तो हमें खुद डीआईजी साहब से, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के डीआईजी हैं, डीआईजी ऑपरेशंस के थे या एसएसपी साहबान हैं, उनसे हम कहते थे कि आप ज़रा कह दें अपने मुतलका स्टाफ को, तो कर देते होते थे। ये इसमें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि पाबंदी है और किसी को रोका हुआ है बिल्कुल सहाफ़ियों से, ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ मैंने फिर कहा कि कुछ सहाफ़ियों के हवाले से पॉलिसी सख्त आज भी है कि जिन्हें नापसंद किया जाता है। तो भाई अब आज अगर डीआईजी ऑपरेशन यहाँ पे तैनात हैं तो उन्होंने सदा तो नहीं लगे रहना, ये चेंज होंगे, कल कोई और आ जाएगा। तो जितना आपका टाइम है, जितना गुजार लिया है, जितना आगे वाले वक्त में जितना है, आप एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। ठीक। अगर आपके और सहाफ़ियों के मबैन को गलत फहमी अगर है भी, कोई गिला शिकवा भी है तो उसे बैठ के दूर भी किया जा सकता है। यहाँ कोई ज़ाती जंगे तो नहीं है। ऐसे ही सर। ठीक है। पुलिस भी हमारी है, हम भी पुलिस के हैं, इकट्ठा यहाँ पे सरवाइव करना है, इकट्ठे इस सोसाइटी का हिस्सा रहना है। तो हम लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई लेके क्या रिजल्ट निकाला है। लेकिन अगर जब तक आप अपने रवैयों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे तो फिर ये तनाज़ात जो हैं ये बढ़ते जाएंगे, फिर कम नहीं होंगे। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं अपनी बरादरी के हवाले से भी ज़रूर बात करता हूँ, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद मौजूद नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो वकला बरादरी है वो क्यों कामयाब है। इलेक्शन में जब वो लोग होते हैं, मुतहारिब ग्रुप भी होते हैं, इलेक्शन के बाद वो सब एक होते हैं। सही बात। वो लाहौर बार का इलेक्शन है, वो लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है, वो पंजाब बार का इलेक्शन हो, वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो, एक जमहूरी अमल है, वो चलता है। लेकिन जब इंतखाबात हो जाते हैं उसके बाद बुकला अपने काज के लिए बिल्कुल मुत्हिद होते हैं और कामयाब हैं। बिल्कुल। हम सहाफ़ी नाकाम क्यों हैं कि हमारी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। या अगर एक कोई स्टैंड लेगा इस काज पे, सपोज अगर डीआईजी ऑपरेशन के साथ अब सहाफ़ियों का एक इख्तलाफ है, अगर 4-6 लोग इस पे स्टैंड लेते हैं तो आधे लोग बैकडोर डीआईजी के साथ राब्ते में होते हैं। और ये बड़ी, मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत बता रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। सही बात। कि हम लोग इकट्ठे होते थे
हम लाहौर प्रेस क्लब में इकट्ठे हो गए हैं, उस मीटिंग में बैठ गए हैं, उस मीटिंग के मिनट्स ही और उस मीटिंग की रिपोर्ट ही डीआईजी तक हमारे ही बंदे दे रहे होते थे और इस बात पे खासा शोर भी बरपा होता था। अब होता क्या है, हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को खुद गिरा दिए। ठीक, अब एक डीआईजी की बात नहीं करता, हम किसी भी ऑफिसर के पास जाते हैं, इसे मैं कहता हूँ तो ये प्रोफेशनल जेलसी भी होती है कि सपोज मैं किसी ऑफिसर के पास बैठा हूँ तो मेरे से पहले कोई जो साफ़ी बैठा होगा, जब उससे जब जाएगा बाहर तो मैं उसकी बुराई शुरू कर दूंगा। मैं वहाँ बैठा हूँ, कोई दूसरा आया, मैं उठ के चला गया हूँ तो बाहर से आने वाला मेरी बुराई शुरू कर देगा। तो पुलिस अफसरान इन चीज़ों को इंजॉय कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप दें वो कुछ चस्के ले रहे होते हैं, मेरे से उसकी बुराई सुनेंगे, उससे मेरी बुराई सुनेंगे और वो इस बात पे खुश होते हैं। लोग तो आपस में इकट्ठे नहीं। दूसरा यहाँ पे एक बड़ा अच्छा उस दिन क्राइम रिपोर्टर साहबान के पास चांस था। अब आप देखें, जब सख्त सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी रह गई थी। ऐसे ठीक है, गो के डीआई साहब अपना सारा जो स्टेटमेंट था उनका एक ऑफिशियली वो बयान कर गए थे, लेकिन कई सख्त सवालों का जवाब देने से वो परहेज कर गए और चले गए थे। ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ा तो एक यही था, उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए था ना कि आप तो दावा कर रहे थे कि 2 घंटे में हमने बाज़याब कराया, तो बाज़याब तो आपने नहीं कराया था। इसका जवाब क्या है? फिर बात वहीं आ गई, उस लॉ का वो हवाला दे रहे थे कि ये केस सीसीडी के हवाले नहीं किया जा सकता। तो वहाँ सवाल तो ये भी पैदा होता है ना फिर, तो जो इतने केसेस उधर गए हैं कि आपने देखा है कि अगर सीसीटीवी फुटेजेस आती हैं कि एक राह चलती खतून को एक उबाश नौजवान छेड़ देता है। ठीक है, गो कि ये एक अच्छा एक्ट नहीं है, लेकिन रेप के मुकाबले में एक छोटा जुर्म है। ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब सीसीडी उस राह जाती खतून को छेड़ने वाले औबाश नौजवान का सॉफ्टवेयर अपडेट फ़ौरन कर देती है, तो फिर रेप के मुलजमान का जो बाअसर है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, फिर बात वहीं आ जाती है कि वो बाअसर हैं, वो हुक्मरान हैं, वो पैसे के वाले से भी तगड़े हैं, और सबसे बड़ी बात, कुछ भी ना हो इस वक्त गवर्नमेंट उनकी है, पावर है। और हो सकता है अब आने वाले वक्त में हम जैसे जो लोग इस बात की निशानदेही कर रहे हैं उन पे भी सख्तियां शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास इख्तियार है। ऊपर से गवर्नमेंट पीक एक्ट बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब साफियों को कहाँ से दबाया जा रहा है? पीक एक्ट के थ्रू दबाया जा रहा है और मुसलसल ये प्रैक्टिस चल रही है। अब साफ़ी ववेला भी मचाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन पीका एक्ट को वापस नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? कि साफ़ियों का गला ही पीका एक्ट लगा के दबाया गया हुआ है, उनकी ज़ुबानों को रोका गया हुआ है, उनके कलमों को, जो उनके कलम है उसको चलने से रोका गया हुआ है। ठीक सर, एक और केस पर बात करना चाहूँगा। काशिफ ज़मीर साहब पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, इस हवाले से ज़रा। वो कौन सी नई बात है या वो मुकदमा उसके लिए कौन सा नया है? मेरा ख्याल है ये जो भी ताज़ा मुकदमा दर्ज हुआ है उससे पहले भी उसके 20 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं, तो वो तो सिर्फ प्रैक्टिस में ये चीज़ आ गई है। ये जो केस चल रहा है दोस्त मोहम्मद 19,40,000 पे, ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा? अच्छा, अगर आप इसकी अब डिटेल में जाएं, ये सबसे पहले ये मामला भी मैंने ही बेनकाब किया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आज से कोई 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले की बात है। दोस्त मोहम्मद सीटीडी का एक मुलाजिम है, ऐसे ही है। ये कराची से मेरे साथ रब्ता करता है। ठीक है, और मुझे अपने साथ होने वाले फ्रॉड से आगाह करता है। अच्छा, अब वो, मैं उससे पहले सारे सबूत मांगे, वो जब उसने मुझे सारे सबूत भेजे और उसका कुछ 3-4 दिन मैंने बाकायदा पूरा उसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व किया, उन सबूतों को भी, कि शायद कोई फेक चीज़ ना हो। बट जब मुझे ये यकीन हो गया कि दोस्त मोहम्मद ठीक कह रहा है, ठीक है, तो मैंने ये बेनकाब किया मामला। उस मामले को बेनकाब होने पे जो काशिफ ज़मीर, वो बड़ा सीख पा हुआ और वो उसने दोस्त मोहम्मद को धमकियां भी लगानी शुरू कर दी, गालियां भी निकालनी शुरू कर दी। इसी तरह 1-2 और साथियों ने भी इस पर बात की, तो वो आपे से ही बाहर हो गया था उस दौर में भी। उसके बाद दोस्त मोहम्मद जब ये मुकदमा दर्ज कराता है 19,40,000 का, थाना गुलबर्ग में दर्ज होता है, तो आप समेत आप भी उसमें शामिल हैं मेरी नज़र में, कि आप लोग जो है ना वो काशिफ ज़मीर को ना आप लोग सेलिब्रिटी समझ के आप लोगों ने ना उसको चांद पर चढ़ाया हुआ है। उसकी वजह क्या है? शायद आपको मेरी बात बुरी लगेगी, तल्ख बात है कि आप भी हक़ाइक़ को जानने की कोशिश नहीं करते। और अगर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान भी
जिन्हें टैलेंट भी है आप लोगों में, अब आप फील्ड में हैं, आप भी उसकी चेनों से इम्प्रेस होके और उसकी इज़ारी शोशा से इम्प्रेस होके उसको एक सेलिब्रिटी बना के उसके इंटरव्यूज़ करेंगे तो उसका तो दिमाग तो पहले ही आसमान पर है। और फिर जब आप लोग उसको परवान चढ़ाते हैं तो फिर दोस्त मोहम्मद जैसे मुतासरीन सामने आ जाते हैं। अच्छा, अब लोग देखें ना, अब अगर दोस्त मोहम्मद खुद सीटीडी का मुलाजिम है, मासूम बच्चा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब वो खुद जिस अदारे में है वहाँ पे तो बड़े बड़े जो टैलेंटेड लोग होते हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस का इदारा है। तो जब मैंने उसे क्वेश्चन किया कि महंगा इसके काबू कैसे आया, मुझे हकीकत सच बता, तो उसने आगे कहा जी मैं जी बड़ा मुतासर था, इसके टिकटॉक देखता था। फिर बात वही आ गई ना, रोज़ बदलती गाड़ियों पे नंबर प्लेट लगी हुई है काशी ज़मीर, वो नकली है, जैली है, गाड़ियाँ किराए की हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं, बड़ा पैसा है। वो चेनें जो 12 मरतबा जैली साबित हो चुकी, अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखा हुआ। तैयब वो एंगन अल्तान जिसने वो अर्तुगल गाजी का रोल अदा किया था, जब उसका फ्रॉड सामने आया था तो लाहौर के जो जितने मीडिया वाले हैं वो मौजूद थे OCU इकबाल टाउन में जब उन्होंने गिरफ्तार किया था। उस वक़्त तुर्क एम्बेसी इन्वॉल्व हुई थी, वजारत दाखिला इन्वॉल्व हुई थी, CCP और गुलाम महमूद डोगर थे, उन्होंने OCU CCD से पहले OCU थी इकबाल टाउन, DSP थे मियाँ शफकत, उनका ये असाइनमेंट दी थी, उन्होंने इसे गिरफ्तार किया था। बिल्कुल ठीक है। उनकी टेबल पे वो सारा जैली सोना बिखरा हुआ था, वो घड़ियाँ जिन्हें वो सोशल मीडिया इंटरव्यूज़ के दौरान कहता था 1 करोड़ रुपए मालियत की हैं, मैंने खुद वहाँ सुना था कि वो 9,000 रुपये मालियत की, जिसे वो 1 करोड़ रुपये मालियत की बताता है। अब ये सारी चीज़ें सबके सामने आ गई थी। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया ना, उस पर मैंने उनसे ये सवाल किया था, शायद आपने वो देखा होगा, उनके बकौल के उनका 20 लाख रुपए देना है दोस्त मोहम्मद ने। मैंने तो पहले कहा है कि आपने बगैर तस्दीक वो चला दिया, आपके ही पॉडकास्ट में एक जैली सा मैसेज दिखा रहे आपने। अच्छा वो नंबर देखा कि वो जो आपको मैसेज दिखा रहे हैं उसके ऊपर नंबर कौन सा है? अच्छा वो स्क्रीनशॉट से कितने मैं आपके बना देता हूँ, स्क्रीनशॉट कितने बनवाने हैं। यही चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यू आर पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। बिल्कुल ठीक है। और जर्नलिस्ट का काम होता है खोज लगाना, खबर की गहराई तक जाना। हम लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है। परफेक्ट कोई भी नहीं है, 100% मैं भी परफेक्ट ही हूँ, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, गलतियाँ आपसे भी होती हैं, हम सब से होती हैं। बट अगर हमने इस शोबे को ज्वाइन कर लिया है तो हम पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। लोग हमें देखते हैं, लोग हमें सुनते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जिस वक्त प्रिंट मीडिया था, लोग हमारा लिखा होता था उसको पढ़ते थे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन हमारी खबर से जाती थी। तो हमें चाहिए कि हम उस खबर की गहराई तक ज़रूर जाएं, हम हक़ाइक़ को बयान करें। असल सहाफ़त यही है कि हम अपनी सहाफ़त के साथ इंसाफ तब भी कर सकते हैं कि हम हक़ाइक़ बयान करें। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम बैठकर अपने व्यूज़ की खातिर, माजरत के साथ, ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा, और मैं उन सब मीडिया के दोस्तों को कहता होता हूँ कि जो उसके झूठे दावों को चलाते हैं। मेरी एक दोस्त से बात हुई, मैं कोई असल हकीकत तो जान लेती, वो कहते सर जी इशू बने हैं असी क्या व्यूज़ ही लईए। तो जब आप व्यूज़ की जंग में पड़ेंगे तो आप जर्नलिज्म नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। और ये बाकायदा मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, मेरे एक दो दोस्तों से बात हुई, मैं कहा यार आप लोग क्या उसको सेलिब्रिटी बना के बैठा देते हो, और वो जो झूठ बोलते हैं आप लोग चलाते हो, और वो इस ढटाई के साथ झूठ बोलता है, इस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है। अभी मैंने लास्ट मेरा एक पॉडकास्ट हुआ, मैंने तो वहाँ पे चैलेंज दिया था, मैं कहा बैठे मुनाजरा कर ले, हिम्मत कर ले, आमने सामने बैठ जाए, ऑन कैमरा बैठ जाए कि हम जो बात करेंगे हम साबित करेंगे, फिर जुर्रत करे ना। बिल्कुल सर। अब ये बात चोरी छुपे आके, मुझे ये भी पता है आप तक वो कैसे पहुंचा था, अचानक आप तक आया था, आप लोगों की तो तैयारी भी नहीं थी, आप ना बताएं, वो डायरी मुझे सारी मिल गई थी, ठीक है, वो चोरी छुपे आया। फिर अगर वो इतना ही ईमानदार आदमी है, वो डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो फेस करे। आप दोस्त मोहम्मद वाले इशू पे ही आ जाए ना, आप बिठा लें, आप दोस्त मोहम्मद को भी बिठा लें, उसको भी बिठा लें, ऑन कैमरा बिठा दें, फैसला आप लोग कर लेना।
मैं कहता हूं दोस्त मोहम्मद को, चलें आपकी पॉडकास्ट के थ्रू चैलेंज एक देता हूं, आप दोस्त मोहम्मद और काशिफ ज़मीर को इकट्ठा बिठा लें, और अगर काशिफ ज़मीर दोस्त मोहम्मद के साथ बैठ जाए, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, मैं अपना 28 साल का कैरियर छोड़ दूंगा, 28 ईयर का कैरियर मैं कुर्बान कर दूंगा। आप दोस्त मोहम्मद और काशिफ ज़मीर को इकट्ठा बिठा के मुनाजरा करा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप जर्नलिज्म छोड़ें। मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ ना, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। वो साबित कर दे दोस्त मोहम्मद झूठा है, वो ये बात साबित करे, ऑन कैमरा बैठ के करे, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। ठीक है सर, अभी एक मुकदमा उस पर दोबारा दर्ज हो। ठीक है, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। सवाल सर मेरा ये है कि मैंने इस इंटरव्यू के बाद दोस्त मोहम्मद साहब का भी इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने मुझे बताया, और अभी आपने भी मुझे बताया कि 20 मुकदमे उन पर पहले दर्ज हैं। उनके बकौल भी कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब कह रहे हैं पकड़ के लाओ उसको। सर आप भी सहाफ़त में एक लंबे अरसे से हैं, इस वक्त किसी को पकड़ना इतना मुश्किल काम तो नहीं है? अच्छा, मैं वो भी बताता हूँ आपको, इसमें नो डाउट दोस्त मोहम्मद के साथ जो साथ दिया DIG ऑपरेशन ने दिया, ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव पहलू हैं DIG के, और ये सिर्फ दोस्त मोहम्मद नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे साइलिन को देखा है जो DIG ऑफिस उनकी खुली कचहरी में जाते हैं, उन्हें वहाँ से उनकी सुनवाई हो रही है, DIG पेन लेते हैं, मौके पर इकामात भी जारी करते हैं। क्योंकि जितने मर्जी अब DIG ऑपरेशन के बारे में ये बात सब करते हैं कि ईमानदार आदमी है, ये उनकी रिप्यूट है कि ईमानदार आदमी है, मेरिट पर काम करते हैं। बट आप क्या समझते हैं कि निचले सारा अमला मेरिट पे काम कर रहे हैं? अगर हर थाने में मेरिट पे काम हो रहा हो, हर थाने में एक आम आदमी की सुनवाई हो रही हो, तो वो DIG ऑफिस उनकी खुली कचहरी में क्या क्यों जाए? ठीक है, DIG ने सिस्टम बहुत अच्छा बनाया, सख्ती भी की, सज़ाएं भी दी करप्ट अहलकारों को, थानेदारों को, उन्हें कईयों को नौकरियों से निकाला भी, तनज़ली भी की, सारा कुछ हुआ। इसके बावजूद थानों का निज़ाम नहीं ठीक है, आज भी ठीक नहीं है। अब चलें, दोस्त मोहम्मद का एक एहसास किया उन्होंने, उसकी सुनवाई की, उन्होंने कहा कराची से आया है, दूसरे सूबे से आया है, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन इस सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस नाकाम रही। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ना काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कर सकी। अब गिरफ्तार होता तो दोस्त मोहम्मद की रिकवरी कराते हैं ना, जिसके साथ फ्रॉड हुआ। अच्छा, उसने इंटरम बेल कराई है। नहीं, एक यहाँ पे सवाल एक और यहाँ पे आपको चीज़ बताऊँ, अब यहाँ से आपने ज़रा इस पर गौर करना है। ठीक है, और बेशक काशिफ ज़मीर को दोबारा बुला के पूछना है आपने उससे, क्योंकि आपके लिए तो सेलिब्रिटी है ना, आपने उससे पूछना है कि अगर वो इतना बेकसूर था, उसके साथ जुल्म हो गया, उसके खिलाफ ये दोस्त मोहम्मद ने गलत मुकदमा दर्ज करा दिया, तो उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं की? इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता ना, दोस्त मोहम्मद को वहीं झूठा कर देता। वो तो एक दिन थाने नहीं घुसा, फिर घुसता, ठीक है, आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो अगर ठीक था बताता, उसने नहीं बताया, वो बताएगा भी नहीं क्योंकि वो झूठा है। अब ये जुल्म नहीं है कि एक बंदे का 19,40,000 आप खा गए हैं धोखे से, और उसके बाद उसको ऑफर्स ये भिजवा रहे हैं कि 4 लाख रुपए ले लो, मेरी जान छोड़ दो। अब अगर ये बात भी आप कहें मैं झूठ कह रहा हूँ, नहीं वो चलें बुलाएं ऑन कैमरा, मेरे साथ बिठा लें, मैं साबित करता हूँ। उसने ये ऑफर दी दोस्त मोहम्मद को, 4 लाख रुपया मेरे से ले लो और कराची चले जाओ। उन्होंने कहा बाकी रकम, कहता बाकी रकम नहीं दूंगा। फिर कोई बीच में उसके सिफारशी आए, कुछ नामी ग्रामी लोग भी उसकी सिफारिश में आए, उन्हें कहता है जी चलें ठीक है, मैं 4 लाख दे दूंगा और 20,000 रुपये महाना देता जाऊंगा इसको, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और अगली बात क्या करता है, अब उसकी शराइत सुने, 4 लाख रुपया दूंगा, 20,000 रुपया महाना तय कर लें, और टोटल मैं 10 से 12 लाख रुपया दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। और उससे अगली बड़ी शर्त क्या रखता है कि जो पैसे मैं दूंगा उसकी कोई तहरीर नहीं लिखी जानी, तहरीर सिर्फ दोस्त मोहम्मद ये लिख दे कि मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कराया था। अच्छा, यानी कि काशिफ ज़मीर को वो क्लीन चिट दे दे, ठीक है, तो फिर काशिफ ज़मीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैठ के बोले कि ये देखो दोस्तों, मुझे क्लीन चिट मिल गई है, वो झूठा था तो मैं सच्चा हूँ। और भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बातें तो आप इतनी बड़ी करते हो। अब आपकी पॉडकास्ट में भी उसने कहा था कि इतने पैसे तो मैं डॉलरों की शक्ल में शादियों पे फेंक देता हूँ, इतने के तो मेरे पास मोबाइल हैं, करोड़ों के तो मैं तोहफे तोहफ़ दे देता हूँ।
खैर वो मैं उस बहस में नहीं जाता, वो भी सारी बातें पता ही होंगी आपको, कितने करोड़ जो संजय दत्त के हवाले से बातें होती हैं। और यार आप डॉलर फेंकते हो, मान लिया आपके पास बहुत पैसा है, मान लेते हैं चेनें भी असली हैं, मान लेते हैं गाड़ियाँ भी असली हैं, यानी कि किराए की नहीं है, आपकी अपनी ज़ाती मलकियत है, हम मान लेते हैं, हम नहीं कहते किराए की गाड़ी हैं। वो जिन गरीबों का माल लूट रहे हैं उनको तो वापस कर दो पैसे। गरीबों का माल लूट लूट के डॉलरों की शक्ल में आप शादियों में फेंक के और अपने आप को बहुत बड़ा रईस ज़्यादा जाहिर कर रहे हो। चलें एक और बात कर लेते हैं। जी जी, ये आपसे आज मैंने लड़ना है इस बात पे ना कि आप लोग जो हो ना, आज आप मेरे से लड़ने आए। हाँ, क्योंकि आपसे तो को नहीं मैं कर सकता कि आप जैसे एजुकेटेड जो लोग इस फील्ड में आए हैं, तो इंटरव्यू आप लोग हमारा एसेट्स हो। मैं एक चीज बताऊं, आप लोग हमारा एसेट हो। हम लोगों ने अपना टाइम गुजार लिया हुआ है, अब ये जो दौर है ना ये आप लोगों का है। सही समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैंने भी तो आप एक काम कर लें, आप वो काशिफ जमीर साहब से कहें अच्छा। कि वो अपनी टेक्सटाइल मिल आपको ही विजिट करा दें, चले, जिसमें 6000 मुलाजम काम करते हैं। मैं तो नहीं कह रहा ना, वो कहते हैं ना, जाए आप जरा विजिट कर रहे हैं, अपने कैमरे शैमरे उठाएं, उनकी वो टेक्सटाइल मिल विजिट कर लें। अब एक और बात कर लें, जी जी, कि सारे मैं चैलेंज दे के जा रहा हूँ आपके थ्रू, और मैं हाजिर हूँ, जब बुलाएंगे आ जाऊंगा। उसकी हर गाड़ी पे काशिफ जमीर लिखा होता है, लिखा होता है। किसी एक गाड़ी की काशिफ जमीर के नाम की रजिस्ट्रेशन वो महकमा एक्साइज से दिखा दे। अच्छा, कोई एक गाड़ी की मलकियत अपनी दिखा दे। देखिए सर, मैं ठीक है, नहीं सर, लोगों को बताएं ना, हकीकत बताएं। मैं ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि दोस्त मोहम्मद क्यों लुटा। दोस्त मोहम्मद इसलिए लुटा कि वो उसकी सरकारी जो शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनके साथ तस्वीर देख के इम्प्रेस हो गया। वो उसकी जैली सोने की चेनें, चलो जैली मैं नहीं कहता, सोने की चेनें देख के इम्प्रेस हो गया। वो उसकी उन लैंड क्रूजरों को देख के इम्प्रेस हो गया। ठीक है, मैं कहता हूं सारा कुछ असली है, मैं उसके सोने को भी असली मान लेता हूं। काशिफ जमीर नाम की महकमा एक्साइज से उसे को आपको व्हाट्सएप ही कर दे, तो रजिस्ट्रेशन होते हैं, नंबर अलाट होते हैं ना, ऐसे ही सर, नामों के भी नंबर अलाट होते हैं, ये वीआईपी नंबर होते हैं, इनकी वो नीलामी शलामी भी कोई होती है। ठीक है, वो जो काशिफ जमीर की नंबर प्लेट उसको लाट हुई हुई है, उसे को आपको व्हाट्सएप कर दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरी यहाँ पे ऐड सुन लें प्लीज। मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि जो हम गेस्ट पॉडकास्ट में बुलाते हैं ना, वो मेरी पसंद नहीं होती है, वो मैं उनको सेलिब्रिटी नहीं समझ रहा होता। ऑब्वियसली एक व्यूअरशिप है, दुनिया देखना चाह रही है उसको, आ गई ना व्यूअरशिप। नहीं मतलब एक उनकी व्यूअरशिप है जो लोग उनको देखना चाह रहे हैं, और उनको बुलाकर भी मैंने ये सवाल उनसे पूछा था। उसके बाद मैंने दोस्त मोहम्मद साहब का भी इंटरव्यू किया। सवाल जी उनसे मैंने पूछा था कि 19,40,000 रुपये का जो पे केस है, ऑब्वियसली उनका मौकफ मैं जानना चाह रहा था कि उनका इस पर मौकफ क्या है। अब इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन तो उनका मौकफ, मेरी बात सुने, उसका तो मौकफ है ना। जी जी जी, उसका तो स्टाइल ही होता है, उसकी ये औकात है, फीजा अली की ये औकात है, फलाने की ये औकात है। वो हर किसी को उनकी औकात याद दिलाता है। गरूर तकब्बर मेरे रब को पसंद नहीं है। कैसे है सर? ये तकब्बराना फिक्रे होते हैं। आपको और मुझे ये इख्तियार नहीं, हम किसी को उसकी औकात बताएं। बेशक ऐसी है। ठीक है, सबसे पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप एक ऐसे शख्स को कह रहे हो तेरी औकात है, उससे कह रहे हो कि जिसका पैसा खा गए हो, तो फिर आपकी अपनी औकात क्या होगी? मेरा ख्याल है वो इस औकात का हामिल था ना, तो उसने 19,40,000 दे दिया और आपने खा लिया। अब आप उस गरीब को वापस नहीं कर रहे, उसे कहते हो 4 लाख ले ले। मैं हल्फन ये बात कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मेरी काशिफ जमीर से कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं उसके सोने को असली नहीं मानूंगा, मैं उसकी किराए की गाड़ियों को उसकी मलकियत नहीं मानूंगा, मैं उसकी ये जो ज़ाहिरी शोशा है मैं उसको कभी भी नहीं मानूंगा, मैं उसे इंप्रेस नहीं हूंगा, मैं उसको सेलिब्रिटी नहीं मानूंगा। मैं बरमला कहता हूं फ्रॉडी है। मजीद कोई आपको शक हो बैठा ले मेरे साथ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। एक केस, अभी काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आने वाले वक्त में सामने आएंगी आप। अच्छा, अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ सामने आएगा, फिर दोबारा बना लेंगे आपको। अभी चले चुके इस वक्त मौजू बहस, ताज़ा पर्चा भी दोस्त मोहम्मद का हुआ है। मेरे साथ भी ना बैठे से को दोस्त मोहम्मद के साथ बैठ गए, आप लोग बैठा लेंगे। खुदारा लोगों को असलियत दिखाओ, लोगों को ये चेहरा दिखाओ। लोग बेचारे इस तरह के फिर दोस्त मोहम्मद टाइप लोग ना लुटते हैं। ऐसी सर वो
शो का जो जॉनर है ना वो टोटली चेंज है। उस शो में हम बुलाते हैं गेस्ट को, उसकी रिसर्च तो हमने इस हिसाब से नहीं करते कि भाई आपके, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप पे ये केस है, आप इस केस के ऊपर बात कर लें, आपकी ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चल रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब आपके साथ बैठा हूँ ना, अब आपने मुझे जो चले आपके मैं माजरत कर लेता हूँ, आपने बुला लिया, कोई बात नहीं, आप कोई मसला नहीं, लेकिन बेटा बात भला के आप लोग एग्जैक्टली समझ रहा हूँ। मैंने पहले कहा है कि आप हमारा फ्यूचर, ऐसे ही ठीक है ना। अब ये दौर आपका है। मेरा ख्याल है आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है, शायद मैं इतना इन चीज़ों से वाकिफ ना हूँ जितना आप लोग होंगे। नहीं, हम आप ठीक है, समझते हैं। आपका काम बनता है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें। ठीक है, आप देखें, आपको अल्लाह पाक ने शऊर दिया है, आपको अकल दी है, आपको एजुकेशन दी है, थोड़ा सा पैमाना आप लोग माप लिया करें। ठीक है, इतनी तो आप लोगों को कॉमन सेंस है कि आप असल और नकल की पहचान कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आप समझते हैं, मैंने कहा है कि ये आप करें, एक व्हाट्सअप आना है ना लेटर, उन्हें को महकमा एक्साइज की वो जो आपकी नंबर प्लेट गाड़ी पे काशिफ ज़मीर की लगी होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपको एक व्हाट्सअप करते कि ये नंबर मैंने अपनी गाड़ी की मलकियत का लिया हुआ है। वो जब भी गाड़ी बदलता है, काशिफ ज़मीर कई सालों से चलता आ रहा है, हर गाड़ी पे काशिफ ज़मीर की नंबर प्लेट लगी होती है, तस्वीरें उसके अपने अकाउंट से चीज़, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आप उसके आप डिजिटल अकाउंट्स जो सोशल मीडिया ऐप्स खोले, उस पर ये नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें मैं कोई मुतालबा अगर कर रहा हूँ तो कोई गलत तो नहीं कर रहा। चलो रिक्वेस्ट कर देते हैं कि काशिफ ज़मीर साहब फ़िरोज़ के नंबर पे वो मलकियत के डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर दें। सर सब कुछ जाली है, ये आंखों में ना धूल झोंकी जा रही है, गरीबों को लूटा जा रहा है। आप भी हैं, मैं भी हैं, थोड़े दिन वेट करें, कुछ और चीज़ सामने आ रही है। अच्छा, सरप्राइज देंगे आपको, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अच्छा सर, एक और केस देखा गया रजब भट्ट और आयशा जट का। आयशा जट अदालत में ही रजब भट्ट के खिलाफ जो है वो कुछ नाज़ेबा अल्फाज, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, यकीनन सबने सुनी लिए, उस पर क्या टेक है आपका? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैं एक बात करता हूँ। रजब भट्ट की जो दुश्मन है ना, वो कोई भी नहीं है, उसकी शोहरत है, उसकी दौलत है, और जो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त भी दे दी है, जो एक मुकाम दे दी, सब उसकी दुश्मन बन गई। अच्छा। ठीक है, और जहाँ तक आयशा जट जैसे करैक्टर है ना, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। ठीक, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सेम ये एक टाइप का केस। मैं एक पुलिस ऑफिसर के पास बैठा हुआ था, वो खतून भी बैठी है, मैं नाम नहीं लूँगा खतून का, और बंदा भी बैठा था जिस पर इल्ज़ाम था कि इसने मेरे साथ जना की है। अब कहानी तो ये समझ आ गई थी पुलिस को भी कि ये जना का मामला नहीं, दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, मर्जी से सारा सीन चलते रहे हैं। तो अब जब ब्रेकअप हुआ है तो वो खतून आ गई है पर्चा दर्ज कराने के लिए। ठीक, तो वो जो नौजवान था उसको, वो अपने बुकला के साथ था, वो पुलिस ऑफिसर साहब उसको बाहर भेजते हैं, उस खतून से बात करते हैं कि बीबी इस मामले को कैसे ख़त्म करना है। वो कहती है मेरे साथ शादी कर ले, मैं मामला ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद वो खतून को बाहर भेजते हैं, बंदे को बुलाते हैं, उन्हें कहा भी ये उसका मुतालबा है, तो उसका मुतालबा पूरा कर दे वरना मैं तेरे खिलाफ पर्चा कर दूँगा। उसको ही बाहर भेज देते हैं। जब दोनों पार्टियां चली जाती तो मैंने उस पुलिस ऑफिसर से कहा, मैं कहा ये खतून झूठ बोल रही है, जो वकूआ बनाया, मैंने दरख्वास्त भी देखी, मैं कहा सारा तो मुझे झूठ और आपको भी पता झूठ है, तो फिर आप क्यों मुकदमा दर्ज करने की तरफ जा रहे हैं? कहता बाद में पाए साहब आप मीडिया वालों ने मेरा जीना हराम कर देना। कहता है खतून है, इसने शोर मचा देना है कि पुलिस ने मेरी सुनवाई नहीं की, तो कहता बाद में मुसीबत हमारे लिए बन जानी। इसलिए अगर ये पार्टियां आपस में रजामंद नहीं होती तो मैं तो मुकदमा देने पे मजबूर हूँगा, आगे इन्वेस्टिगेशन वाले जाने, उनका काम जाने। सो मुतअद्दिद मुकदमात, एक बड़ी तादाद 376 के तहत जो दर्ज की जाती है वो झूठी होती है, कहानी कुछ और होती है। इसी तरह जिस वक्त ये आयशा जट ने मुकदमा दर्ज कराया था, आप अगर उस FIR को पढ़ें तो FIR का एक एक लफ्ज़ चीख चीख के कह रहा है कि झूठ है, सिर्फ वो मतन पढ़ लें आप। सलमान की हद तक मामला था जिसमें एक मुलजम सलमान है, अब पता नहीं वो रजब भट्ट का कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, मुझे इतना नहीं पता, रिश्तेदार। अच्छा,
उसके बाद रजब भट्ट और उसके दोस्तों का नाम भी रखा गया। ये भी एक टेक्निक होती है। उसे पता था सलमान को दुनिया जानती थी, रजब भट्ट को तो दुनिया जानती है। अब इसमें तो कोई शक नहीं ना भाई, उसने जो शोहरत उसको मिल गई है ऐसे ही है। तो वो तो फिर बात है, रब जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे शोहरत दे, वो एक प्लान के तहत जो समझ आती है बात। रजब भट्ट को भी में फिट किया गया। अब रजब भट्ट पे उसने कोई जना का इल्ज़ाम नहीं लगाया। रजब भट्ट पे इल्ज़ाम क्या है उसमें, आप FIR पढ़ें, उसमें सिर्फ ये है कि इन्होंने मेरा मोबाइल लेके उसमें से डाटा डिलीट कर दिया। अच्छा, सिर्फ ये इल्ज़ाम है रजब भट्ट पर, उसके दोस्तों पे। और सिर्फ इस एक लाइन की वजह से या उन 2 लाइनों की वजह से वो 376 को इतने अरसे से ना सिर्फ फेस कर रहा है, बदनामी का ढोल भी अपने गले में डलवा लिया हुआ है। और वो खतून सर जिस तरह की लैंग्वेज वो एक अदालती अहाते में बोल रही है, और बिल्कुल कमरा अदालत, वो वीडियो मैंने भी वीडियो ही देखी है ना, कि कमरा अदालत से कि बिल्कुल बाहर निकलते ही जिस किस्म की वो गैर अखलाकी गुफ्तगू करी, कि आपका क्या ख्याल अंदर जज साहब तक आवाज़ें नहीं वो गई होंगी? यकीनन। और इतने बंदों की मौजूदगी में एक औरत का इस तरह बदजुबानी करना, वो उसका असल बता रहा होता है। ये इशारा काफ़ी है कि वो औरत क्या चीज़ है। अगर उसके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो एक लीगल जंग चल रही है, लड़ो, लड़ती आ रही है ना। और वो जो इससे पहले भी जो गंद बोलती रही है सोशल मीडिया पे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई घरेलू खतून इस किस्म की लैंग्वेज बोलती होगी। अब अगर वो मामला अदालत में ज़ेरे समात है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, और इन्वेस्टिगेशन में ये लोग क्लियर हो गए हैं, ठीक है, केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेट भी किया गया, ठीक, उनमें रजब भट्ट वगैरह का कुछ नहीं ऐसा निकला। लेकिन वो एक शोहरत इसलिए हासिल कर ली कि रजब भट्ट मशहूर आदमी था, ऐसे। अब वो जो फिर दूसरी एक और चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पे इस बात की भी तकलीफ हुई, अच्छा, जहाँ उसने रजब भट्ट की सिस्टर के बारे में एक बात की है, ठीक है, वो तो चलो की उसने, यार एक छोटी सी मासूम बच्ची जो उसकी भांजी के बारे में वो एक गलत अल्फाज बोल रहे हैं, तो कोई भी, हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, ये चीज़ तो नाकाबिले बर्दाश्त, ये नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर भी मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट ने बड़े सब्र का, बड़े दिल का मुजाहरा किया, और उसने एक लीगल वे इख्तियार किया, उसके ख़िलाफ़ थाने में भी दरख्वास्त दी है, NCCI में भी दी है, मामला चल रहा है, कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन आप औरत कार्ड ना खेलें, बिल्कुल ठीक है। अगर आप औरत हैं, आपकी इज्जत है, एहतराम है, आपको मिलना भी चाहिए, बट इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ये भी आपको राइट किसी ने नहीं दिया कि आपके मुंह में जो आया आप बोलें। आप अगर रजब भट्ट से आपकी एक मुखालफत चल रही है, वो आपका मुल्ज़म है आपके मुकदमे में, तो आप उसकी बहन के बारे में भी ऐसे बोलें और उसकी भांजी के बारे में भी ऐसे बोलें, ये राइट तो आपको नहीं ना दिया किसी ने। ये चीज़ तो गलत है। बाकी चूँकि मामला मेरा ख्याल है आजकल में निपटने वाला है इनका, क्योंकि वो फैसला को महफूज किया हुआ है। अच्छा। अभी मुझे ताज़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो फैसला उस पर आ गया क्या है, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। एक और मामला चल रहा है अभी इस वक्त, शज़ेब सियालकोटी एक कंटेंट क्रिएटर है और साथ ही डोगर के साथ उनकी कोई झगड़ा। अच्छा, एक और चीज़, मैं कभी ज़्यादा टिकटॉक पे इतना मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये सिर्फ गंद है। बहुत बड़े बड़े लड़ाइयों ने जन्म भी दिया है, ऐसे ही है। जो कुछ वहाँ बोला जाता है, जो लाइव पे जो चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी गैर अखलाकी गुफ्तगू वहाँ की जाती है, वहाँ बैठ के एक दूसरे को गंदा भी किया जाता है, गालियाँ भी निकाली जाती हैं, और वहाँ से लड़ाई इस लेवल तक बढ़ती हैं, फिर फायरिंग तक भी मामला गए हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, ऐसे है, ठीक है। और अभी भी मैं कुछ वीडियोस ऐसी आती हैं सोशल मीडिया पर कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, जो आने वाले वक्त में किसी बड़े नुकसान का पेश खेमा साबित हो सकती है। या आज आप मेरी बात नोट कर लें, ठीक, क्योंकि जिस तरह तजलील की जाती है ना मैं बैठ के, यानी कि अब मुखालफिन भी एक दूसरे को इन लाइव जो ये चलती हैं टिकटॉक पे, जो बुरा भला कहते हैं, जो डिजिटल बदमाशी जिसको मैं नाम देता हूँ, ये डिजिटल बदमाशी चल रही है, ये कोई मुस्बत रवैया नहीं है। ये अभी आपने एक झगड़े का जिक्र किया, खैर इसकी डिटेल का मुझे नहीं इतना पता। इस तरह के झगड़े अगर आप शुरू हो जाएं थोड़ा सा, तो आप देखना शुरू कर दें किसका क्या चल रहा है,
ऐसे ही है, किसकी कहाँ सुलह हुई। बिल्कुल। ये एक डिजिटल बदमाशी चल गई है। अब आसान हो गया है ना, पहले कोई किसी को फ़ोन करके धमकी देता था, किसी के पास जाके धमकी देता था, अब वो अपनी ब्रॉड पे बैठ के एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं, एक दूसरे को गन देते हैं। तो ये जो आगाज़ है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे ही है सर, बहुत शुक्रिया। और मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि आप हमें सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। और इस पॉडकास्ट के बाद आपको थोड़ा गिला भी था, वो आपने वो मैंने निकाल दिया। वो अब कुछ आखिर में कहना चाहे तो जरूर कहिए। बस आखिर में यही कहूँगा यार, अच्छा, कि आप लोग हमारा फ्यूचर हो, बिल्कुल ठीक है, मेहनत करो, ठीक, इन्वेस्टिगेट किया करो मामलात को, ठीक है, तो आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। ठीक है। गिला खत्म हो गया? नहीं, गिला दिल में मैं रखता नहीं, जो था आपको कह दिया। लेकिन जो चैलेंज दिया उसका वेट करूंगा। बैठाना है आपने इकट्ठे। नहीं सर, मैंने आपका क्यों मैं इस मामले में पढ़ूं। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बुलाऊं और आपसे आपकी साइड ऑफ स्टोरी जानूं। तो जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।